नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पैसा और बैंकिंग। हम मिलकर ये समझेंगे कि भारत जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमी में पैसे को आखिर गिना कैसे जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, एक सवाल के साथ। क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारे देश में, जहां 1 अरब से भी ज्यादा लोग रहते हैं, वहां असल में कुल कितना पैसा मौजूद है? सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब वो काफी मजेदार है। अब इस सवाल के जवाब तक पहुंचने से पहले हमें 2 बेसिक बातें समझनी होंगी। पहली कि ये पैसा आखिर होता क्या है, और दूसरी इसे कंट्रोल कौन करता है। तो देखिए, बहुत ही आसान भाषा में कहें तो पैसा कोई भी ऐसी चीज है जिसे हम सब चीजें और सर्विसेज खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जिसे लेने से कोई मना नहीं करता। मतलब ये सिर्फ नोट या सिक्के ही नहीं है, ये लेन देन का एक एक्सेप्टेड तरीका है। तो फिर भारत में ये पैसा बनाता कौन है? इसे जारी करने का अधिकार किसके पास है? ये पावर भारत सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही संस्था के पास है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। अच्छा, पैसे के भी ना 2 बड़े मजेदार टाइप होते हैं। पहला है लीगल मनी यानी कानूनी मुद्रा, जैसे हमारे नोट और सिक्के। इन्हें आरबीआई जारी करता है, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसे लेने से कोई भी कानूनी तौर पर मना नहीं कर सकता। और दूसरा है क्रेडिट मनी यानी साख मुद्रा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक चेक। अब चेक क्या है? वो तो बस पेमेंट करने का एक वादा है ना? इसीलिए कोई चाहे तो उसे लेने से मना भी कर सकता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि पैसा क्या है और कौन इसे कंट्रोल करता है, तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस चलते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी में टोटल पैसा है कितना। इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट से मिलता है, जिसे कहते हैं मनी सप्लाई या मुद्रा आपूर्ति। तो ये मनी सप्लाई क्या बला है? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है देश की जनता के पास मौजूद वो सारा पैसा जो तुरंत खर्च किया जा सकता है। इसमें वो सब कुछ शामिल है जिसे हम चीजें खरीदने या सर्विसेज लेने के लिए फौरन यूज कर सकते हैं। और ये किसी भी देश की इकोनॉमी की हेल्थ मापने का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। लेकिन एक मिनट, इसे मापने की जरूरत ही क्या है? जरूरत है, और बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि इसी से सरकार को पता चलता है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, महंगाई को कैसे काबू में रखना है, और आगे के लिए क्या पॉलिसीज बनानी है। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। देखते हैं कि आरबीआई आखिर इस मनी सप्लाई को नापता कैसे है। इसके लिए वो एक स्पेशल एम सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि आरबीआई मनी सप्लाई को मापने के लिए कुछ कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करता है, जैसे M1, M2, M3 और M4। अब ये M क्या है? चलिए एक एक करके इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले आता है M1, जिसे नैरो मनी भी कहते हैं। अब इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला है C मतलब वो करेंसी जो हम सबकी जेब में या घर पर है, यानी नोट और सिक्के। दूसरा है DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट, यानी हमारे सेविंग्स और करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा है। और तीसरा है OD, मतलब रिजर्व बैंक के पास रखी कुछ दूसरी जमाएं। बस इन तीनों को जोड़ दीजिए और बन गया M1। अब इसे नैरो मनी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो पैसा है जो सबसे ज्यादा लिक्विड है, मतलब खर्च करने के लिए एकदम तैयार। जो पैसा हमारी जेब में है या अकाउंट में है, जिसे हम एक स्वाइप में खर्च कर सकते हैं। ये बाजार की तत्काल खरीदारी की शक्ति को दिखाता है। लेकिन M1 तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अगर पूरी बड़ी तस्वीर देखनी है तो हमें देखना होगा M3 को, जिसे कहते हैं ब्रॉड मनी। अब ये कैसे बनता है? बहुत सिंपल है। हम M1 लेते हैं और उसमें बैंकों के पास जो हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट्स मतलब FD पड़ी है, उससे भी जोड़ देते हैं, और ये रही पूरी पिक्चर एक साथ। देखिए, M1 है सबसे लिक्विड पैसा। फिर आता है M2, जिसमें M1 के साथ पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स को भी जोड़ देते हैं। उसके बाद आता है M3, जो कि M1 और बैंकों की टाइम डिपॉजिट्स यानी FD वगैरह का जोड़ है। और ये M3 ही है जिसे इकोनॉमी को समझने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में है M4, जिसमें M3 के साथ पोस्ट ऑफिस की सारी डिपॉजिट शामिल होती हैं। तो उम्मीद है कि ये M का चक्कर अब तक क्लियर हो गया होगा। चलिए एक काम करते हैं, जो भी हमने अभी तक समझा है उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो की पॉइंट्स क्या हैं? पहला, लीगल मनी वो है जो आरबीआई जारी करता है। दूसरा, मनी सप्लाई मतलब जनता के पास मौजूद कुल लिक्विड पैसा। तीसरा, M1 यानी नैरो मनी, जो सबसे आसानी से खर्च हो सकता है। चौथा, M3 यानी ब्रॉड मनी, जो इकोनॉमी की बड़ी पिक्चर दिखाता है।
और इन सब का कर्ता धर्ता कौन है? बिल्कुल सही, आरबीआई। अच्छा, अब बारी है एक छोटे से टेस्ट की। अपनी समझ को परखने का समय आ गया है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और जवाब मन में सोचने की कोशिश कीजिएगा। तो शुरू करें। पहला सवाल, सरकार की ओर से भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? दूसरा सवाल, एक चेक कानूनी मुद्रा का उदाहरण है या साख मुद्रा का? तीसरा, जनता के पास मौजूद कुल तरल संपत्ति के स्टॉक के लिए आधिकारिक शब्द क्या है? अगला सवाल, M1 को और किस नाम से जाना जाता है? और पांचवां, M1 और M3 के बीच मुख्य अंतर क्या है? सोचिए। छठा सवाल, M2 की गणना के लिए M1 में कौन सा घटक जोड़ा जाता है? सातवां, M1 के फॉर्मूले में DD का क्या अर्थ है? ये तो आसान है। आठवां सवाल, किस M माप को व्यापक मुद्रा माना जाता है? नवां सवाल, लीगल करेंसी को जारी करने का काम हमेशा सरकार या फिर कौन सा बैंक कानून के तहत करता है? और ये रहा आखिरी सवाल, मनी सप्लाई के फॉर्मूले में C का मतलब क्या है? उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब अब तक मिल गए होंगे। आपको बता दें कि ये प्रस्तुति लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। तो ये थी मनी सप्लाई की कहानी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।